हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? पढ़ाई चल रही है मस्त एकदम। देखो बच्चों, हम लोग प्रोग्रेशन के अगले वीडियो में चलते हैं और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। मैंने बताया था आपको प्रोग्रेशन क्या होती है, फिर मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखो जी हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको हम लोग जीपी भी कहते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब जीपी। देखो बच्चों ध्यान दो, जीपी का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें टर्म का रेशियो कांस्टेंट हो। जैसे कि मान लो अगर हम लिखें फॉर एग्जांपल 3, 6, 12, 24 एंड सो ऑन। देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे अगर हम इसको इससे डिवाइड करें, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 2। रेशो सेकेंड और फर्स्ट का रेशो लिया। अगर हम थर्ड को सेकेंड से डिवाइड करें तब भी कितना आएगा? 2। फिर रेशो लिया, देखो 2 आ गया। इसका इससे रेशो लिया जाए, फिर देखो 2 आ गया। तो देखो यहाँ पर दो टर्म अगर हम लें पास पास के और नेक्स्ट टर्म को उसके पिछले वाले टर्म से अगर डिवाइड करेंगे तो हमेशा जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी, सेम आएगी। तो इसी वैल्यू को कहा जाता है कॉमन रेशो, है ना। इसी वैल्यू को स्मॉल आर यानी कि कॉमन रेशो कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर कॉमन रेशो कितना हो गया? 2। तो मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जीपी का मतलब ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें कॉमन रेशो सेम रहता है। मतलब रेशो इज कॉमन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कॉमन रेशो। मतलब दो टर्म का जो रेशो है वो सेम है, कॉमन है, इसलिए उसको हम कॉमन रेशो कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? हमेशा कॉमन रेशो, और वो सेम होगा। तो देखो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है ना, जनरल फॉर्म, ठीक है, जीपी की जो जनरल फॉर्म होती है वो देखो ये होती है। मान लो मैंने पहला टर्म ए ले लिया और कॉमन रेशो आर ले लिया, है ना। मान लो मैंने इसका फर्स्ट टर्म ए ले लिया और इसका कॉमन रेशो मैंने आर मान लिया। बस समझे? तो क्या होगा? देखो फर्स्ट टर्म है ए, तो अगला टर्म कैसे मिलेगा? कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करके, तो ए आर हो गया। बस समझे? अगला टर्म कैसे मिलेगा? फिर इसमें आर से मल्टीप्लाई कर दो तो ए आर स्क्वायर हो गया। फिर कैसे होगा? ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो मतलब किसी भी टर्म में अगर हम कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला टर्म मिलेगा। देखो इसको ऐसे कह सकते हैं, जो हमारा पहला टर्म है T1, T1 क्या है? ए। T2 क्या है? ए आर। T3 क्या है? बोलो ए आर स्क्वायर डैश डैश डैश। देखो Tn क्या होगा? ए आर की पावर n-1। मतलब यहाँ 3 है तो 2 आया, 2 है तो पावर 1 आया, n है तो पावर n-1 आया। जैसे कि मान लो अगर हमें T100 चाहिए तो क्या आएगा? ए आर की पावर 99। मान लो अगर हमें T40 चाहिए तो क्या होगा? ए आर की पावर 39। बस समझे ना? तो इसलिए हमारा देखो nth टर्म को निकालने का ये एक फार्मूला बन गया, ए आर की पावर n-1, जिसमें ए पहला टर्म है और आर क्या है? बोलो कॉमन रेशियो है। ठीक है, जैसे कि मान फॉर एग्जांपल मान लो हमें क्वेश्चन करना है, इसको लिखो बच्चों ध्यान से जरा। देखो मान लो हमें ऐसा क्वेश्चन दिया गया, इफ फर्स्ट टू टर्म्स of a progression is are 3 and 9। ठीक है, फाइंड इट्स 10th टर्म। इसका मान लो हमें 10th टर्म चाहिए। पहले दूसरे टर्म दिए गए हैं, पहला टर्म दिया गया, दूसरा टर्म दिया गया, तो हमें 10 टर्म चाहिए। देखो ध्यान दो, पहला टर्म क्या हो गया? 3, एक ही वैल्यू हो गई 3, और दूसरा टर्म 9 है तो देखो कॉमन रेशो आर क्या होगा? 9/3, तो ये भी 3 हो गया। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशो मिल जाएगा आर। निकालना क्या है? T10 चाहिए, T10। तो T10 क्या होगा? बोलो ए आर की पावर 9। Tn से देखो, Tn से तो T10 मिलेगा। अब a कितना है? बोलो 3, तो r कितना है? 3 की पावर कितना हो गया? 9। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसको हम 3 की पावर 10 भी लिख सकते हैं भाई, पावर 9 पावर 1।
तो कुल मिला के 3 की पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बहुत ईजी, लिखो जल्दी से, फटाफट लिखो बेटा, जल्दी से लिखो। देखो मान लो हमें ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, इफ T4 इक्वल टू 20, T10 इक्वल टू 60, फाइंड T15 ऑफ जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमको 15th टर्म चाहिए, 4th टर्म मालूम है, 10th टर्म मालूम है, और हमको 15 टर्म इसका चाहिए। ठीक है, कोई भी 2 टर्म मालूम है और 15 टर्म हमें इसका चाहिए। तो देखो काफी इजी क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म ए मान लेंगे, फर्स्ट टर्म को मान लेंगे ए है, और कॉमन रेशियो को मान लेंगे आर है। लेट, इसका फर्स्ट टर्म ए मान लिया और कॉमन रेशियो आर मान लिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब देखो क्या होगा, T4 की वैल्यू 20 है। T4 होता क्या है, T4 क्या होगा बोलो, ए आर की पावर 3 होगा, इक्वल टू 20 हो गया। बात समझे? अच्छा, T10 कितना है बोलो, 60 है। T10 क्या होता है, ए आर की पावर 9 बराबर 60 हो गया। बात समझे? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है मान लो। अब हमें ए और आर चाहिए होगा पहले, तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो। सेकंड देखो ये है और फर्स्ट देखो ये है, इधर क्या होगा, 3 होगा ना, 60/23। ये क्या बचेगा बोलो, आर की पावर 3 बराबर 3, तो r बराबर क्या होगा, 3 की पावर 1/3 होगा। r मिला। देखो ये r की वैल्यू इसमें रखो, ए आर क्यूब बराबर कितना है, 20 है, तो r की वैल्यू रखो, तो कितना होगा, a इंटू 3 बराबर 20 होगा, तो a कितना होगा, 20/3 होगा। r की पावर 3 की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ रख दी हमने, तो a मिल गया और r मिल गया। चाहिए क्या, T15 चाहिए। देखो T15 क्या होगा, ये होगा ए आर की पावर 14, ए का मतलब 20/3, आर का मतलब ये, और इसकी पावर 14, तो क्या होगा 3 की पावर 14/3। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। थोड़ा और सिंपल कर सकते हैं, देखो ये 3 की पावर 14/3 है, 3 की पावर 1 है, तो एक पावर कम हो जाएगी, ऐसा कर सकते हैं। बोलो भाई, इजी है काफी, फटाफट लिखो जल्दी बच्चों इसको, बहुत इजी है। प्रोग्रेशन सारा ही बच्चों इजी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमको। गाड़ी बुला रही है सीटी, ओहो एक सेकंड रुकना रुकना रुकना, ये 9 ये 3 तो पावर 6 होगा बेटा, ध्यान से, ये पावर 1/6 होगा। सॉरी माफ करना, गलती हो गई यार। ठीक है ना, तो r की पावर 3, तो 3 की पावर 1/2 बनेगा ना, 3 की पावर 1/2 बनेगा, तो 3 की पावर 1/2 नीचे। ठीक है, तो a का मतलब ये ऐसे आएगा, देखो ठीक है ना, ये r की पावर, r की वैल्यू जब रखोगे ना, तो 3 की पावर 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, और ये टर्म नीचे जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी, a यहाँ रखोगे तो हमें 15 टर्म का आंसर मिल जाएगा। बहुत ईजी है, बस समझे, लिखो जल्दी लिखो इसको। एक और देख लिया मैंने यार, तुम कहते देखो सर क्या किया आपने, इतनी बड़ी गलती कर दी। अरे बड़ी गलती नहीं यार, टीचरों के लिए छोटी गलती है यार, ये चलता रहता है टीचर्स के लिए। इतना तुम समझदार हो यार, खुद समझ जाना इतनी बात तो, समझे ना। कभी ऐसी छोटी मोटी गलती हो जाए तो खुद समझ जाना कि अरे यार ये सर तो मतलब समझाने में रहते हैं, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है सर से। ठीक है ना, लिखो ध्यान से। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, देखो बुरी। देखो बच्चों ध्यान दो, अब हम निकालते हैं सम ऑफ n टर्म्स टू फाइंड
सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी के एन टर्म का सम अब हम निकालते हैं। बात समझे? देखो मान लिया मैंने ये एक जीपी है, फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड ए आर है, थर्ड ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब है, और ये ए आर की पावर एन माइनस वन है लास्ट टर्म। ये क्या है बोलो? लास्ट टर्म मतलब टी एन या एल कह दे। ये क्या है? टी एन या एल लास्ट टर्म है। तो इसका सम अगर हम s मान लें, देखो s क्या होगा? a प्लस ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब से लेकर के ए आर की पावर n माइनस वन, ये हमने इसका सम s मान लिया। देखो इसका कॉमन रेशो r है, जीपी का कॉमन रेशो क्या है बच्चों? r है। हम क्या करेंगे? देखो r से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? क्या करेंगे बोलो? जीपी का जो कॉमन रेशियो है r, उससे दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्या होगा? s इंटू आर, इसमें r से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? ए आर को यहाँ लिखो, इसमें r से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा, उसको इसके नीचे लिखो, एक आगे बढ़ा के लिखो। इसमें भी सब में देखो r से मल्टीप्लाई करना ना, तो हर टर्म में r से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन एक एक आगे बढ़ा के लिखो। फिर ऐसे करते 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 देखो इसमें ये टर्म रहा होगा कोई, ये होगा ए आर की पावर एन माइनस टू, इसमें आर से करोगे मल्टीप्लाई तो ए आर की पावर एन माइनस वन होगा, इसमें आर से करोगे मल्टीप्लाई तो ए आर की पावर एन होगा, है ना? एक आगे बढ़ा के लिख दिया। अब कर देंगे माइनस, माइनस करो, देखो माइनस 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 माइनस, देखो क्या हुआ? इसमें से घटाया तो s माइनस एस आर आया। अब देखो क्या हुआ? देखो ये a आ गया, ए आर कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी देखो आपस में कैंसिल हो गया, ये लास्ट टर्म बचेगा, सब कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से पहला बचा ए है, बाकी देखो ए आर प्लस का, ए आर माइनस का कैंसिल, ए आर स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, लास्ट क्या बचा बोलो? माइनस ए आर की पावर एन। तो एस कॉमन लिया तो क्या होगा बोलो? ए कॉमन आया, वन माइनस आर की पावर एन। तो s क्या हुआ? a ब्रैकेट में वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर। तो ये सम को निकालने का फार्मूला आ गया। बात समझे? देखो अब इसमें क्या होता, कई लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर r 1 से कम होगा तो इस फार्मूले को लगाना, है ना? कुछ लोग कहते हैं कि ये फार्मूला r लेस देन 1 के लिए है। अच्छा, फिर कहते हैं कि अगर r 1 से बड़ा हो जाएगा तो ये फार्मूला लगाना, ठीक है? ऐसे तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम कोई फार्मूला कभी भी लगा सकते हो। भाई देखो यहाँ ऊपर से माइनस कॉमन लो, नीचे से माइनस कॉमन लो, तो ये बन जाएगा। इन दोनों में कोई अंतर थोड़ी है, दोनों सेम चीजें हैं। तो n टर्म के सम में तो हमेशा यही फार्मूला लगाना, चाहे r 1 से छोटा हो चाहे r 1 से बड़ा हो, r कुछ भी हो, n टर्म के सम में हमेशा तुम इसी फार्मूले का यूज करोगे, हमेशा एक ही फार्मूला यूज करोगे n टर्म के सम में, कोई दिक्कत नहीं। ये मत समझना r 1 से छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, दोनों सेम चीजें हैं ये, इसमें कोई फर्क नहीं है। ऊपर से माइनस कॉमन लो, नीचे से माइनस कॉमन लो, यही तो बन जाएगा, क्या फर्क है? कुछ नहीं भाई। अगर मैं ऐसे लिखूं a माइनस बी और x माइनस वाई, और फिर लिखूं b माइनस ए अपॉन वाई माइनस एक्स, दोनों में अंतर थोड़ी, दोनों सेम चीजें हैं। हाँ अब देखो अंतर कब आता है? अंतर बच्चों तब आता है जब हम यहां पर, समझो जरा, इसमें हम क्या करें, देखो इन्फिनिटी तक सम लें। जैसे इसी में अगर हम इन्फिनिटी तक सम निकालें, इसको लिखो जरा ध्यान से। देखो ये n टर्म का सम है। अब अगला स्टेप हम करने जा रहे हैं इनफाइनाइट टर्म का सम। अच्छा, एपी में हम इनफाइनाइट टर्म का सम नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उसके पीछे ये लॉजिक है कि एपी जो है वो डाइवर्जेंट होती है। अब तुम कहोगे सर ये डाइवर्जेंट कहाँ से आ गया? एक्चुअली ये हायर मैथमेटिक्स का टर्म है जिसको तुम अभी नहीं समझते हो, इसलिए हमने ज़्यादा उसका जिक्र नहीं किया था उस समय। बस इतना समझ लो, ये हम आगे पढ़ेंगे। जिन चीज़ों के इनफाइनाइट टर्म का सम निकलता है वो सीरीज कन्वर्जेंट होती हैं। जैसे देखो जीपी कन्वर्जेंट है।
और वो भी सारी जीपी नहीं, जिसका आर लेस देन 1 होगा वो जीपी कन्वर्जेंट होती है, क्योंकि आर लेस देन 1 पर हम इनफाइनाइट टर्म का सम निकाल सकते हैं, और आर अगर 1 से बड़ा हो जाएगा तो जीपी भी डाइवर्जेंट हो जाती है, उसका भी सम नहीं निकलता। और एपी तो डाइवर्जेंट होती ही है, उसका सम नहीं निकल सकता इनफाइनाइट टर्म का। बात समझे? तो जिनका इनफाइनाइट टर्म का सम निकल आए ऐसी सीरीज को कन्वर्जेंट कहा जाता, और जिसका इनफाइनाइट टर्म का सम ना निकले ऐसी सीरीज को डाइवर्जेंट कहा जाता। इस बात को दिमाग में बैठा लो। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और डिटेल से हम लोग आगे चल के इंजीनियरिंग में या बीएससी एमएससी में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? और तुम्हें अगर शौक है पढ़ने का तो मेरे हायर मैथमेटिक्स के वीडियो भी आते हैं, उसमें जाकर पढ़ लेना। ठीक है? ज़रूरत नहीं, वैसे भी अगर आप 11th-12th में हैं तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है? देखो ध्यान से, आप देखो बच्चों, ध्यान दो। जैसे क्या होता है इसमें, समझो जरा ध्यान से। देखो, इनफाइनाइट टर्म का सम अगर हम निकालेंगे, ठीक है, देखो क्या होगा यहां पर। देखो एस इनफाइनाइट अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो लिमिट लगाएंगे n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब हो सकता तुमने भी लिमिट ना पढ़ा हो, आगे पढ़ोगे तो परेशान मत हो, तुम केवल फार्मूला याद कर लेना जो निकल के आएगा, है ना? तुम केवल फार्मूला याद करना जो निकल के आएगा, बाकी तुम परेशान नहीं हो। ठीक है? इनफाइनाइट टर्म का सम, अभी लिमिट का कौन सा प्रोडक्ट था तुमने ना पढ़ा हो अभी, तो नहीं परेशान हो बिल्कुल भी। तुम जो फार्मूला निकल के आएगा उसको याद कर लेना। ठीक है? फिर जब आगे लिमिट पढ़ोगे तो इन बातों को समझोगे कि लिमिट क्या होता, कैसे यूज किया जाता। देखो ध्यान दो जरा बच्चों, यहाँ पर इसमें जरा इस बात को समझो। जैसे मैं तुमको आसान भाषा में देखो समझाता हूं। जैसे कि मान लो r की पावर n है। मान लो अगर मॉड r 1 से छोटा है, यानी कि r है -1 और 1 के बीच में। मान लो r अगर -1 और 1 के बीच में है, तो देखो जैसे पावर n है, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 1/2। अब 1/2 की पावर n कर दो और n की वैल्यू बढ़ाते जाओ। जैसे n को 1 रखोगे तो 1/2 आएगा, n को 2 रखोगे तो 1/4 आएगा, n को 3 रखोगे तो 1/8 आएगा, 4 रखोगे तो 1/16 आएगा। देखो ये वैल्यू कम होती जा रही है, और जब n को इन्फिनिटी कर दोगे ना तो ये वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी। तो मतलब इसी को हम लिमिट कहते हैं आसान भाषा में, कि अगर हम n को इन्फिनिटी रख देंगे तो इसकी पूरे की वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी, लगभग 0 वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, अगर हम r को नेगेटिव लें और -1 और 1 के बीच में नहीं, देखो तब भी ऐसा ही होगा। जैसे r को -½ ले लिया मान लो मैंने, ठीक है। अब -½ की पावर n है, तो n को रखा 1 तो -½ आ गया, n को रखा 2 तो 1/4, n को रखा 3 तो -1/8, रखा 4 तो 1/16, 5 रखा तो -1/32 एंड सो ऑन। देखो क्या हो रहा है कि जो वैल्यू आपको दिख रही है ना, देखो समझो, जैसे एक बार वैल्यू 0 है, मान लो ये वैल्यू -1/2 हो गई और ये हो गई 1/4, फिर वैल्यू आ गई -1/8, देखो इससे कम, फिर आ गई 1/16, फिर आ गई -1/32। तो देखो वैल्यू जो है ना वो दोनों तरफ से कम होती जा रही है और 0 की तरफ जा रही है, दोनों तरफ से वैल्यू। अच्छा, n जो है वो केवल इंटीजर वैल्यू लेगा। जैसे n होगा 1 2 3 4, n कभी भी 1/4 या 1/5 नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो n को मैं 1/2 रख दूंगा ना तो -1 की पावर 1/2, मतलब देखो ये √−1/2 इमेजनरी हो जाएगा। तो चूंकि n केवल इंटीजर होगा इसलिए इसके इमेजनरी होने का खतरा नहीं है। हाँ, n अगर 1/2 हो सकता था तो फिर ये पावर अपनी 1/2 लेता और √−1/2 हो जाता, जो कि इमेजनरी हो जाता और फिर डिफाइन नहीं होता। चूंकि n केवल पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, इसलिए जब हम n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर रखेंगे तो दोनों तरफ से वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, इसलिए उसका भी आंसर 0 ही हो जाएगा। और अगर r 0 होगा तब तो आंसर वैसे भी 0 है। तो इसका मतलब देखो ये हुआ
कि अगर हम यहाँ पर इस बात को जरा समझें, अगर हम r की पावर n में देखो, अगर हम लिमिट r की पावर n कर रहे हैं और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 0 होगी अगर r -1 और 1 के बीच में है। r -1 और 1 के बीच में है, या कह दो कि मॉड r लेस देन 1 है, अगर ऐसा है तो ठीक है। और अगर r 1 से बड़ा होगा, जैसे कि मान लो आपने r को 2 ले लिया, तो r की पावर n का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर n। अब n को बढ़ाओ तो क्या आएगा, 2 4 8 16 एंड सो। देखो ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो अगर r 1 से 1 बड़ा हुआ तो भी लिमिट नॉट एग्जिस्ट होगी, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब नॉट एग्जिस्ट। और अगर r -1 से छोटा होगा तब भी लिमिट होगी नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, अगर r 1 होगा, मान लो r की वैल्यू 1 ले लें, मान लो r को 1 ले लें, तो 1 की पावर n हो गया। तो अब इसकी वैल्यू तो हमेशा 1 ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो, n को कुछ भी ले लो। तो अगर मान लो r 1 हो गया, अब देखो अगर r 1 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 होगा, तो इसलिए डिफाइन नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब r 1 पर लिमिट तो निकल आएगी, r बराबर 1 पर लिमिट हो जाएगी 1, लेकिन r बराबर 1 यहाँ दिक्कत कैसे कर देगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 कर देगा, इसीलिए r को 1 नहीं लेंगे। अच्छा, अगर r को -1 ले तो क्या होगा, -1 की पावर n होगा। अब इसमें n को 1 रखो तो -1, n को 2 रखो तो 1, 3 रखो तो -1, 4 रखो तो 1। अब देखो फिर कभी +1 कभी -1। तो इनफाइनाइट क्या है, इवन है कि ऑड है, क्योंकि अगर n इवन होगा तो वैल्यू +1, ऑड होगा तो -1। तो इनफाइनाइट क्या है हमको पता ही नहीं, तो इसलिए ये लिमिट भी नॉट एग्जिस्ट मानी जाती है। r अगर -1 होगा तब भी ये लिमिट नॉट एग्जिस्ट मानी जाती है। तो कुल मिला के अगर r -1 और 1 के बीच में है तब लिमिट हमें मिलती है, बाकी सब केसेस में दिक्कत है। r 1 पर लिमिट तो मिलेगी, लिमिट का मतलब कि अगर n को इनफाइनाइट रखें तो ये वैल्यू लगभग क्या होगी, है ना। लिमिट को आप मोटे तौर पे ऐसा समझिए कि अगर हम n को इनफाइनाइट रखें तो ये वैल्यू लगभग क्या होगी, वही बताता है लिमिट। लिमिट का मतलब कहाँ ये आंसर जा सकता है, इसका आंसर कहाँ जा सकता है, यही मतलब होता है लिमिट का। बात समझे, इसको लिखो जरा ध्यान से बच्चों। देखो, तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पर समझो कि अगर हम मान लो फॉर एग्जांपल मॉड r लेस देन 1 लें या r को -1 और 1 के बीच में लें, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो बचेगा a/1 - r। ये हो गया इनफाइनाइट टर्म का सम, बस, क्योंकि ये हो जाएगा 0 तो क्या बचेगा a/1 - r। तो ये वैल्यू कब डिफाइन है, जब मॉड r 1 से छोटा होगा तब, बस, और कभी भी डिफाइन ये नहीं है। तो इनफाइनाइट टर्म का सम हो जाता है क्या बच्चों, a/1 - r जीपी में, लेकिन वो सम तभी निकलेगा जब r -1 और +1 के बीच में होगा, नहीं तो वो सम नहीं निकलेगा। हाँ, r अगर 0 हुआ, देखो समझो, जैसे कि मान लो ये हमारी जीपी थी, ar स्क्वायर एंड सो ऑन, ये जीपी थी। अगर r को 0 ले लेंगे तो केवल a ही तो बचेगा, बाकी सब टर्म 0 0 0 हो जाएंगे। तो इनका सम भी कितना हो जाएगा, केवल a। देखो r को रखो 0 तो सम कितना हो जाएगा, केवल a। यहां से भी देखो बाकी सब टर्म 0 होगा, सबका सम कितना हो गया, a। तो ये बात बच्चों ध्यान देनी है यहाँ पर कि अब अगर आपको लिमिट, तो मैंने पूरी कोशिश की तुमको समझ में आ जाए, है ना, क्योंकि जिन बच्चों ने लिमिट नहीं पढ़ा है थोड़ा लिमिट में भी समझने में दिक्कत होती है उनको, लेकिन तुम्हें समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर तुमने लिमिट नहीं पढ़ा है तब भी तुम्हें पूरा समझ में आ गया होगा कि चल क्या रहा है आखिर, बस समझे, इसलिए मैंने इतनी डिटेल से समझाया। जिन बच्चों ने लिमिट पढ़ा होता है वही रिजल्ट उनको मालूम होता है, बस समझे। तो इसलिए इनफाइनाइट टर्म का सम जीपी में ये माना जाता है a/1 - r, लेकिन मॉड r हमेशा 1 से कम होता है, इस बात को समझो ध्यान से, ठीक है, तब ये सम माना जाता है। लिखो बच्चों ध्यान से इसको।
देखो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन कहा जाए, मान लो क्वेश्चन ये है, इफ फर्स्ट टर्म of GP is X and common ratio is R and sum of infinite terms is 10. Find range of X. अब तुम कहोगे सर ये क्या बवाल है, यहाँ रेंज कहाँ से आ गया? तुम सोचोगे सर यहां पर सर ये रेंज कहां से आ गया अचानक ही। देखो फर्स्ट टर्म x है, कॉमन रेशियो r है और इनफाइनाइट टर्म का सम कितना है 10। देखो s इनफाइनाइट क्या होता है, ये होता है a अपॉन 1 माइनस r। इनफाइनाइट टर्म का सम कितना दिया गया है 10। a फर्स्ट टर्म कितना है बोलो x, और r कितना है, r तो r ही है। बात समझे? बोलो। देखो यहां से हम एक्चुअली क्या है ना, ये सम कब निकलता है, जब मॉड r 1 से कम होता है, यानी r माइनस 1 और 1 के बीच में होता है। मॉड r लेस देन 1 का मतलब यही तो होता है ना। बोलो, तो यहां से r की वैल्यू निकालो। 1 माइनस r बराबर 10 सॉरी x बाई 10 हो गया। देखो तो r कितना हो गया, 1 माइनस एक्स बाई 10 हो गया। बात समझे? बोलो। ठीक है, हाँ सही है। अब देखो यहां पर r होता है माइनस 1 और 1 के बीच में, तो r की ये वैल्यू यहां रखो। ठीक है, अब देखो ये 1 माइनस कर दो तो -2 है ना, 1 को माइनस कर दिया तीनों तरफ से, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 10 से कर दिया मल्टीप्लाई। अब माइनस से फिर मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 0 से लेके 20। ये सब तुमने पढ़ा है ना कि भाई माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वेशन चेंज होती है। ये बात हमको मालूम है, मैंने बताई थी। देखो फंक्शन में तुमको मैंने इनइक्वेशन का पूरा चीज़ सिखा दी थी। वैसे 11th क्लास में इनइक्वेशन एक टॉपिक अलग भी है, लेकिन उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती बच्चों को पढ़ने की, क्योंकि बच्चे फंक्शन में इतना इनइक्वेशन सीख लेते हैं कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि इनइक्वेशन को अलग से सीखा जाए। ठीक है, देखो समझो, ये यहाँ पर देखो x की वैल्यू आ गई है ना, बस समझे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये x की वैल्यू हमने निकाल ली, समझे। देखो जैसे अगर मान लो मैं x की वैल्यू को 10 कर दूं, मान लो x को अगर मैं 10 कर दूं, देखो यहां से r हो जाएगा 0। तो x क्या है, देखो फर्स्ट टर्म, और r हो गया 0, तो पहला टर्म हो गया 10, बाकी सारे टर्म 0 0 0 0 0। तो सम कितना हो जाएगा 10। देखो वही सम 10 यहां आ भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब x की ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। x की वैल्यू आ गई 0 से लेकर 20 तक। इसी को हम x की रेंज कह सकते हैं। अरे भाई रेंज का मतलब क्या, कहां से कहां x जा सकता है। बोलो, रेंज का मतलब क्या होता है कि भाई x कहां से कहां तक जा सकता है, यही मतलब होता है रेंज का। बात समझे ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, हम लोगों ने कर लिया बच्चों। बोलो भाई, बात समझे ना। देखो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको। देखो मान लो जैसे हमें क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन देखो ये है
कि फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ, ऐसे देखो सीरीज दी जाए 5 + 55 + 5 55 + 5 5 5 5 एंड सो ऑन, ये दिया गया। इसके हमें n टर्म का सम चाहिए। देखो तो हम क्या करते हैं, सम को s मान लेते हैं और 5 को कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो क्या बचेगा 1 + 11 + 11, ऐसे देखो बचेगा ये, है ना। इन सबके सम को मैंने मान लिया s। अब ये सारे s दिख रहे हैं, s है नहीं, ये 5 हैं सारे, ठीक है, ये सारे 5 हैं, समझना भाई, ये सब s की तरह दिख रहे हैं ना, ये सब 5 हैं, तो ये s है, सम का मतलब देखो ये s और ये सब 5 है। अच्छा अब देखो, अब ध्यान रखना, ये बड़ा अच्छा सवाल होता है, मतलब इसको जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वो स्टेप दिमाग में रखने पड़ते हैं कि भाई इसको ऐसे करना है, नहीं तो नहीं हो पाता है, बस समझे। काफ़ी अच्छा बेटा क्वेश्चन होता है ये, जो स्टेप मैं बता रहा हूँ वो स्टेप दिमाग में रखने पड़ते हैं, ये तरीका है इसे करने का। देखो अब क्या होगा, समझो ये हो गया 5, इसमें 9 से करते हैं डिवाइड और 9 मल्टीप्लाई वाला अंदर ले जाते हैं, बताया मैंने बेटा, ये मेथड है, दिमाग में रखना है। डिवाइड वाला 9 बाहर लिया, मल्टीप्लाई वाला 9 अंदर ले गए। अब देखो क्या करते हैं, इसके बाद ये 9 लिखा जाएगा 10 - 1, ये लिखा जाएगा 100 - 1, ये लिखा जाएगा 1000 - 1 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये हो गया 5/9, देखो 10 100 1000 एंड सो ऑन, ये n टर्म्स होंगे, और देखो ये -1 1 1 1 1 1, देखो ये n टर्म्स होंगे, बात समझे, क्योंकि देखो ये सारे के सारे n टर्म्स हैं, ये भी n टर्म्स हैं, ये भी n टर्म्स होंगे, देखो ये भी n टर्म्स होंगे, जैसे ये 1 ये 2 ये 3, तो पहले लिए देखो ये भी n टर्म्स हो जाएंगे और बाद वाले लिए भी n टर्म्स हो जाएंगे। अब देखो जैसे इसको सम करो, 10 100 1000, इसको सम करो n टर्म्स तक, तो क्या फार्मूला है बोलो, a 1 - r की पावर n/1 - r, तो a है 10 और r कितना है 10, तो 1 - 10 की पावर n/1 - 10, तो कितना हो गया 10/-9, 1 - 10 की पावर n, माइनस को जो है वो खत्म कर दो, तो 10 की पावर n-1, अंदर से माइनस कॉमन लिया और इससे माइनस खत्म कर दिया, समझे। तो 10 10 10 10 देखो n टर्म्स तक ये सम आ गया, तो देखो क्या बचा, ये बच गया 5/9 इंटू ये हो गया 10/9 और ब्रैकेट में 10 की पावर n-1, और देखो ये 5/9 बाहर था ना, ये 5/9 बाहर रखो, और 1 1 1 1 देखो ये n, तो -n हो गया, देखो ये हमारे क्वेश्चन का कुल मिला के फाइनल आंसर हो गया, बात समझे। इसका सम अलग से निकाल लिया n टर्म्स तक का, ठीक है, और ये 1 1 1 1 n टर्म्स तक कितना हो गया, n हो गया, काफी इजी। बोलो भाई समझ में आया ना, बहुत आसान है, अरे कोई दिक्कत ही नहीं बेटा, बहुत इजी चीजें हैं सारी ये, ठीक है ना, कर पाओगे, करो जल्दी से करो इसको। देखो एक और क्वेश्चन किया जाए बच्चों, देखो मान लो ये क्वेश्चन है 0.2 0.22 0.222 एंड सो ऑन, इसके हमें n टर्म तक का सम चाहिए, बड़ा आसान है। फिर से देखो सम को s मान लो, जैसे ये है ना, इसको लिखेंगे 2/10, इसको लिखेंगे 22/100, इसको लेखेंगे 222/1000 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो काम करते हैं, 2 कॉमन ले लें,
तो 1/10, 11/100, 1/1000 एंड सो ऑन। फिर वही क्या, 9 से कर दो डिवाइड और 9 से कर दो मल्टीप्लाई। ऐसे 9 से किया डिवाइड और 9 से कर दिया हमने इसको मल्टीप्लाई। अब देखो क्या हुआ, इस 9/10 को लिख देंगे 1 - 1/10 और इसको लिख देंगे 1 - 1/100 और इसको लिख देंगे 1 - 1/1000 एंड सो ऑन। देखो समझो, 1 1 1 1 एक तरफ ले लो और बाकी देखो ये 1/10, 1/100 ये एक साथ ले लो। ठीक है, देखो ये क्या होगा, 2/9 बाहर। देखो बताया ना बच्चों कि ये स्टेप दिमाग में रखने हैं इस सवाल को करने के लिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो सवाल नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो फिर। तो ये स्टेप जो हमने किए ना, इनको दिमाग में रखना है इस सवाल को करने के लिए। ऐसा कोई भी ऐसे आपको बहुत सवाल यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो ये 1 1 1 तो n हो जाएगा और यहाँ देखो n टर्म का सम निकालो तो क्या होगा, a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। तो देखो s कितना हो गया, 2/9, n माइनस देखो ये 1/10 और 9/10 है ना, 1/10 9/10, क्योंकि ये 9/10 होगा, सर ये 10/9 हो जाएगा ना ऊपर जाके। ठीक है, तो 1/10 और ये हो जाएगा 9/10 यानी कि 10/9। तो क्या बचेगा, 1 - 1/10 की पावर n। तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 2/9 ब्रैकेट में n - 1/9 ब्रैकेट में 1 - 1/10 की पावर n। और ये देखो हमारे क्वेश्चन का कुल मिला के फाइनल आंसर आ गया। क्या समझे? इस टाइप के और भी कई क्वेश्चन कर सकते हैं। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले। देखो एक और क्वेश्चन यहां पर बनता है, देखो वो कुछ इस प्रकार का होता है। देखो जैसे हमसे कहा जाए कि फाइंड वैल्यू ऑफ 0.23 डॉट डॉट। अब देखो समझो जरा, ये जो डॉट डॉट लगा है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं 0.23 बार, एक ही बात है। तो बार का मतलब देखो ये होता है कि ये नंबर बार 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 रिपीट करेगा। बार का मतलब बार बार ये नंबर 23 23 23 23 23 इनफाइनाइट तक रिपीट करेगा। और ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। पढ़ा होगा आपने, मैंने तुमको बताया था सेट्स में, तुमको मैंने सेट्स में ये चीज़ समझाई थी। और इसको रैशनल नंबर कहते हैं, ध्यान रखना। ये रिपीटिंग डेसिमल होता है, इसमें डेसिमल तो होता है लेकिन नंबर लगातार रिपीट करता है, इसको हम कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। और ये रैशनल नंबर होता है। देखो जैसे इसको हम इसकी वैल्यू को s मान लें फॉर एग्जांपल, देखो ये हो जाएगा 0.23 प्लस 0.0023। देखो जैसे इन दोनों को सम करोगे तो यहाँ तक मिल जाएगा, फिर प्लस 0.000023 इनको सम करोगे तो यहाँ तक मिल जाएगा। और ये सिलसिला देखो चलता रहेगा आगे तक। देखो ये क्या हुआ, ये हुआ 23/10 की पावर 2 और ये क्या हुआ 23/10 की पावर 4 और ये क्या हुआ 23/10 की पावर 6 अप टू इंफिनिटी। क्या समझे? अब देखो यहाँ पर क्या करें, 23/10 की पावर 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस 1/10 की पावर 2, 1/10 की पावर 4 एंड सो ऑन। और देखो ये इंफिनिटी तक जाने वाली सीरीज हो गई। तो इंफिनिटी तक जाने वाली सीरीज का सम a अपॉन 1 माइनस r। तो देखो 23/100, ठीक है, और इसका सम निकालो तो a अपॉन 1 माइनस r, r का मतलब 1/100।
ठीक है। 23/100 देखो इसका सम ए कितना 1/1 माइनस आर, तो क्या बचा बोलो 23/100 और इंटू ये क्या हुआ 99/100, तो क्या हुआ 100/99, तो क्या बचा आंसर बोलो 23/99। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है। देखो एक बात इसमें और ध्यान रखना, जैसे अगर मान लो कभी ऐसे लिखा जाए 0.234 फर्स्ट पर और थर्ड पर डॉट है खाली, तो इसका मतलब ये तीनों ही रिपीट करेंगे। अगर पहले और तीसरे पर डॉट है, बीच वाले पर डॉट नहीं है, तो इसका मतलब ये तीनों नंबर रिपीट करेंगे, खाली दो नहीं, तीनों रिपीट करेंगे। ध्यान देना इसमें, ये बात भी जरा ध्यान रखना, ऐसे भी कई बार लिख देते हैं। ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, हम लोगों ने सम को समझा, nth टर्म को समझा, किसके जीपी को। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अभी मैं आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा इसके। पहले जरा मैं चीज़ों का एक बार थ्योरेटिकल पढ़ा लूँ, फिर मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। आप वैसे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।